अब जब हम प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स की आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट मीन्स, डिफरेंट टेक्निक्स और टूल्स, जिसमें हमारे पास ब्रेन स्टॉर्मिंग की टेक्निक है। फिर हम अपने कंसल्टेंट से पूछ सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर है उससे डिस्कस कर सकते हैं। फिर हमारी जो डिफरेंट टीम्स इन्वॉल्व होती हैं, उनके थ्रू हमें पता लग सकता है। फिर हम सर्वे के थ्रू जो है वो पता लग सकता है। और डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन हमारी जो है उसने जो स्टेक होल्डर डायरेक्टरी बनाई होती है, उसके थ्रू जो है हमें अपने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उसकी हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अच्छा, अब स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन आपने कर ली, आपने उनको एनालाइज कर लिया, उनसे उनकी मैपिंग कर ली। अब हमारे पास डिफरेंट स्टेक होल्डर इंगेजमेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, और ये स्टेक होल्डर इंगेजमेंट स्ट्रेटजीज हम इन्फ्लुएंस मैट्रिक्स के थ्रू हम जनरेट करते हैं। अब इस इन्फ्लुएंस मैट्रिक्स में होता क्या है कि हमारे एक्स एक्सिस पे इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स आते हैं, और वाई एक्सिस पे हम अपनी इन्फ्लुएंस या पावर ऑफ स्टेक होल्डर जो है वो मेंशन कर देते हैं। अब इसमें हमारे पास चार डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनती हैं, जिसमें सबसे पहले लीस्ट इम्पॉर्टेंट में जो इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स है ये भी सबसे कम होता है, और उनका जो इन्फ्लुएंस, एक्सपेक्टेड इन्फ्लुएंस है, उनकी जो पावर है वो भी सबसे कम जो है वो इसी पॉइंट पर होती है। फिर दूसरी टाइप ऑफ एंगेजमेंट स्ट्रेटेजी हमारे पास आती है मीट देयर नीड्स वाली, कि इसमें इन्फ्लुएंस तो स्टेक होल्डर्स का ज्यादा है लेकिन उनका इंटरेस्ट जरा कम होता है। तो अब हम कोशिश ये करते हैं कि इस तरह के स्टेक होल्डर जिनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी जो नीड्स हैं, उनको हम पूरा कर दें। क्योंकि अगर उनका इन्फ्लुएंस प्रोजेक्ट पे ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा है, तो उससे हमारे जो प्रोजेक्ट के आउटपुट है, प्रोजेक्ट के जो प्रोग्रेस या परफॉर्मेंस है वो मुतासिर हो सकती है। फिर हमारे पास आते हैं शो कंसिडरेशन की स्ट्रेटेजी। इसमें वो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं जिनका इंटरेस्ट तो ज़्यादा है लेकिन उनका इन्फ्लुएंस उस लेवल का नहीं है। तो हम, क्योंकि अब इन इस तरह के स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम इनको अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर ही रखें, अपना जो सिंसियर कंसिडरेशन हैं उसमें इनको इन्वॉल्व रखें। फिर चौथी टाइप जो स्ट्रेटेजी है जो इस जोन में लाए करते हैं, जिनको हम की प्लेयर्स भी बोलते हैं, क्रिटिकल स्टेक होल्डर्स भी बोलते हैं, इनका इन्फ्लुएंस भी सबसे ज़्यादा होता है और इनका इंटरेस्ट भी स्टेक होल्डर्स का उस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा होता है। जो जो भी स्टेक होल्डर्स जिनका इंटरेस्ट उस प्रोजेक्ट में मैक्सिमम हो और उसका स्टेक होल्डर का इन्फ्लुएंस या पावर भी मैक्सिमम हो, उसको हमारा जो है वो सबसे ज़्यादा फोकस हमारा उस तरह के स्टेक होल्डर्स पर होना चाहिए। क्योंकि अगर हम इस तरह के स्टेक होल्डर्स को अपने साथ बिठाएंगे नहीं, इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बड़ा मैसिवली डिस्टर्ब हो सकता है। अब अगर हम प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर इंगेजमेंट की बात करते हैं, तो इसमें हमारे पास तीन डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेक होल्डर्स अवेलेबल हैं। एक है सपोर्टिव, फिर है न्यूट्रल, और तीसरा है एडवर्सीरियल। सपोर्टिव वो स्टेक होल्डर्स होते हैं जो हमारे साथ मिल के बैठ के काम करने वाले हों, जो हमारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हों, और हमारे जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी कदर करते हों। ये नहीं कि हम प्रोजेक्ट में जो भी कदम उठाएं, जो भी फैसला करें, डिसीजन करें, वो उनकी सपोर्ट हमारे साथ मौजूद हो। वो प्रोजेक्ट को थ्रू आउट जो है वो एक सपोर्टिव अंदाज में हमारे साथ कदम से कदम मिला के चले। न्यूट्रल स्टेक होल्डर्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी नहीं होते और बहुत ज़्यादा एडवर्सरियल नेचर के भी नहीं होते। ये अपने जो इनके जो इंटरेस्ट्स और डिमांड्स हैं इस पे इनकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो इस तरह के स्टेक होल्डर्स को भी आप प्रोजेक्ट में आसानी से डील कर सकते हैं। लेकिन जो थर्ड टाइप है, एडवर्सरियल टाइप ऑफ प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स के, जो जिनमें ज़ीरो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो मतलब कि चाहते ही नहीं है कि ये प्रोजेक्ट अपने आखिरी मराहिल तक पहुँचे, जिनकी कोशिश होती है कि छोटी-छोटी बात पे कोई ना कोई मसाइल जनरेट किए जाएँ,
और ये आपके डिसीजन को सपोर्ट नहीं करते, और जो बाकी दूसरे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं उनको भी ये बदजन करने में मगन रहते हैं। तो इस तरह के स्टेक होल्डर्स पर हमारा सबसे ज़्यादा फोकस होता है। उनको हमने कोशिश ये होती है कि साथ लेकर चलें, ये कोई प्रोजेक्ट में बदमग़ज़ी जो है वो ना फैलाएं, ये हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। अब ये 3 टाइप ऑफ स्टेक होल्डर्स जो हैं, इनको हमने एक पेज पे रखना है और सर अपने ये जो साथ तीसरी लिख ये जो तीसरी किस्म वाले स्टेक होल्डर्स है, ये अपोजिशन क्यों शो करेंगे सर? वजह अच्छा, क्या होगी उसकी? यहाँ पर उनके जो इंटरेस्ट्स हैं, उनकी जो डिमांड्स और रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपकी डिमांड्स और रिक्वायरमेंट्स के साथ मैच नहीं कर रही होती। वो कहते हैं कि भाई हमारा इस प्रोजेक्ट से हमें ये फ़ायदा हासिल होना चाहिए, लेकिन जो उस प्रोजेक्ट का जो ओवरऑल डिमांड्स हैं, जो गोल्स हैं, अगर आप उन स्टेक होल्डर्स की सुनेंगे, तो आप अपने गोल्स, अपने ट्रैक से डिविएट हो जाएँगे। डिविएट होने का खतरा है। तो जब प्रोजेक्ट की जो टीम्स हैं, उनके इंटरेस्ट जो है वो और हैं, और जो स्टेक होल्डर है, उसकी जो इंटरेस्ट और डिमांड्स हैं वो और हैं, तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। अब जब प्रोजेक्ट में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, तो इसका मतलब है मसाइल अगर आप हल नहीं करेंगे टाइम पर, तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं, ये ज़्यादा इंटेंस हो सकते हैं और मामलात अदालतों तक भी जा सकते हैं। तो इसीलिए हमारी कोशिश ये होती है कि जो स्टेक होल्डर्स थर्ड टाइप ऑफ कैटेगरी में लाए करते हों, हम उनको अपने साथ लेकर चलते हैं। उनके जो गोल्स, उनके जो इंटरेस्ट, उनके डिमांड्स होते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। उनके साथ हम मीटिंग्स करते हैं, और उनके साथ हम ऐसे एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव डिसीजंस करते हैं, जो ओवरऑल प्रोजेक्ट जो है हमारा, उसके जो गोल्स हैं, विद इन टाइम, विद इन कॉस्ट, और जो तमाम स्पेसिफिकेशंस जो एग्रीड थी या कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट से, उसके हिसाब से अचीव कर सकें। अब जो हमारा स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान बनता है, मतलब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अपनी स्ट्रेटजीज बना ली, अब उसके बाद हम एक अपना स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान बनाते हैं। इसमें हम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई, मतलब उनके नाम शाम लिख देते हैं। फिर उनके जो इंटरेस्ट्स और डिमांड्स हैं, वो हम हाईलाइट कर देते हैं। फिर हम उनका चेक करते हैं कि भाई ये इंटरेस्ट इस स्टेक होल्डर का हाई है, लो है, मीडियम है, इसका इन्फ्लुएंस हाई है, लो है, मीडियम है। उस इंटरेस्ट और इन्फ्लुएंस की बेस पे हम अपनी जो स्ट्रेटेजी बनाई होगी, अगर तो दोनों हाई हैं, जिस तरह हमने की प्लेयर्स में देखा, तो एक्शन प्लान क्या है कि विन विन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए भाई, कि आप ऐसे डिसीजंस करें, और वो जो की प्लेयर्स जो आपके हैं, जो की स्टेक होल्डर्स हैं, उनको अपने साथ लेकर चलें। तो इस तरह करके हम एक स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान डेवलप कर लेते हैं। इससे हमें पता ये लग जाता है कि हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनका इन्फ्लुएंस क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, और उसके इन्फ्लुएंस और इंटरेस्ट की बेस पे हमारा क्या एक्शन प्लान होना चाहिए, हमारी एंगेजमेंट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। और उस एंगेजमेंट स्ट्रेटेजी को यूज करके आप अपने प्रोजेक्ट को स्मूथली फॉरवर्ड, या स्मूथ फ्लो में आप उसको आगे लेके चल सकते हैं। इसके अलावा हम स्टेक होल्डर रजिस्टर भी डेवलप कर लेते हैं, जिसमें अपने स्टेक होल्डर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, स्टेक होल्डर की आइडेंटिफिकेशन, उसमें उनका नाम आ जाता है, उनकी डेजिग्नेशन आ जाती है, उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन उसमें, ये तमाम चीज़ें उसमें हम आइडेंटिफाई करके मेंशन कर देते हैं। फिर उस इंफॉर्मेशन की असेसमेंट हम करते हैं, और फिर हम उसमें स्टेक होल्डर की क्लासिफिकेशन भी मेंशन कर देते हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, हम इसको एक स्पेसिफिक प्री डिफाइंड फॉर्मेट में जब फाइनलाइज करते हैं, तो वो स्टेक होल्डर रजिस्टर होता है। उसमें उस स्टेक होल्डर से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन जो किसी भी प्रोजेक्ट में
इंफॉर्मेशन के लिए किसी भी चीज़ बंदे को किसी भी स्टेप पे चाहिए होती है तो वो स्टेक होल्डर रजिस्टर से हमें पता चल जाती है। फाइनल चीज़ प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट, इसकी डेफिनेशन इसके इन 3 वर्ड्स में ही मौजूद है कि आपके प्रोजेक्ट के ऊपर जितनी भी कॉस्ट आ रही है उसको आप किस तरह इफेक्टिवली एफिशिएंटली मैनेज करें कि आपका प्रोजेक्ट विद इन डिफाइंड प्लान्ड एलोकेटेड बजट लाइंस में ही लाई करे। और जो हम प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट इसमें जो डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, यानी कि प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट का प्लान बनाते हैं तो उसके लिए डिफरेंट जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। आपने सबसे पहले अपनी कॉस्ट मैनेजमेंट की प्लानिंग करनी है। आपने आपने आंसर करना है हाउ, कि हाउ प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग विल बी डन। दूसरे में आपने जितने भी आपके रिसोर्सेज होंगे जिन पे जो मॉनेटरी वैल्यू जिनकी होगी, आपने उनकी अप्रॉक्सीमेट डेवलपमेंट कर लेनी है। फिर आपने जितनी भी जो इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ उस प्रोजेक्ट में हैं या आपकी जो वर्क पैकेजेस हैं, उस पर जो फाइनल कॉस्ट आ रही होगी वो आपने डिटरमिन कर लेनी है। अब जब आपने हाउ भी आंसर कर दिया, आपने जितने भी रिसोर्सेज थे उनकी मॉनेटरी वैल्यू भी निकाल ली, आपने जितने भी एक्टिविटीज़ थी उनकी भी बजटिंग कर ली, उसकी भी कॉस्ट निकाल ली, तो अब आपने बताना ये है कि इन तमाम चीज़ों को अब आप मॉनिटर कैसे करेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे। इसकी मतलब मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के लिए आपने क्या-क्या चीज़ें करनी है। तो वो आपने अपने चौथे फेज़ में, चौथे प्रोसेस में बतानी होती है। तो जब ये तमाम चीज़ें आप कंबाइन कर देंगे, तो आपके पास प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान आ जाएगा।